आज का दिन बहुत खास है, देश के लिए खास है। इसलिए खास है क्योंकि आज के दिन और आज के दिन के पहले यानी कि 26 जुलाई से लेकर 3 महीने के दिन, वो समय जिसने भारत की दशा और दिशा को बदल दिया। ये समय इसलिए महत्वपूर्ण है और इसे इसलिए याद किया जाना चाहिए, इस दिन के हर पल पर इसलिए चर्चा होनी चाहिए क्योंकि भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पल है। एक छोटी सी कहानी, 26 जुलाई जो कि कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। देश के तमाम लोगों की शहादत है, देश के लोगों का खून और पसीना इससे जुड़ा हुआ है, देश का शौर्य इससे जुड़ा हुआ है, देश की आन बान और अखंडता इससे जुड़ी हुई है। आज इसलिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर क्या कुछ कहता है। के सिन्हा साहब जो कि मेजर जनरल रिटायर रहे, वो खुद गवाह रहे इन पलों के, इस लड़ाई के, इस युद्ध के। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अपने हाथों से दुश्मन से लड़ाई लड़ी है, अपनी बंदूक से गोलियां चलाई हैं, अपने साथियों को बचाया है और अपने साथियों को लहूलुहान होते देखा है, शहीद होते देखा है। देश के लोगों को, देश के युवाओं को, देश को यह जानना चाहिए कि यह देश ऐसे ही नहीं बना है। आज अगर हम सुरक्षित हैं, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, तो इसके पीछे बड़ा कारण है। न जाने कितने लोगों का खून है जो सीमाओं पर बहा है, इसलिए हम सुकून से सो सकते हैं। एक छोटी सी कहानी, कुछ लाइन की मैं बताऊंगा, उसके साथ मैं चर्चा करूंगा के सिन्हा साहब से। मेरे साथ तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी सवाल जवाब समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि इस देश का युवा बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ चरवाहे जो भारत की सीमा के टाइगर हिल पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वर्दी पहने कुछ लोग जो कि पाकिस्तान से आए हैं, उनकी हलचल बढ़ गई है, अचानक से उनकी संख्या बढ़ रही है और पाकिस्तान के वो सैनिक उन चरवाहों को देखते हैं और वो उन्हें बंधक बनाने का सोचते हैं। लेकिन चर्चा होती है कि चरवाही तो हैं, छोड़ देते हैं। वो चरवाहे वापस जाते हैं, वापस जाकर वो सेना के कुछ जवानों को बताते हैं, भारतीय सेना के जवानों को बताते हैं कि साहब टाइगर हिल पर कुछ हो रहा है, टाइगर हिल पर हलचल है, कई सारे सैनिक वहां पर हैं। और उसके बाद जवान वहां पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या बढ़ रही होती है, वहां पर हथियारों का जखीरा बढ़ रहा होता है। और यह ठीक तब होता है जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति वार्ता को लेकर बस सेवा के साथ लाहौर पहुंचते हैं, इस उम्मीद के साथ कि दो देशों का भाईचारा बढ़ेगा, दो देशों के साथ शांति बढ़ेगी, क्योंकि 1998 में दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हो चुके थे। बस सेवा के जरिए शांति की बात बढ़ाई जा रही थी, भाईचारे की बात बढ़ाई जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के कंधे पर खंजर घोंप दिया और भारत लहूलुहान हो रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन लगाया और उस समय के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शाहनवाज शरीफ को पूछा कि जनाब आपने ये क्या कर दिया। एक तरफ आप भाईचारे की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, और आप हमारे पीठ में खंजर घोंपते हैं, आप भारत की सीमाओं पर कब्जा करते हैं, आप अपने सैनिकों को जखीरे के साथ पहुंचाते हैं। नवाज शरीफ अवाक रह गए, नवाज शरीफ को पता नहीं था। वो कहते हैं कि अटल जी मुझे तो पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की सेना टाइगर हिल पर पहुंच चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि जो हुआ वो ठीक है, लेकिन मैं आपकी किसी से बात कराना चाहता हूं। उन्होंने वो फोन उस वक्त के अभिनेता दिलीप कुमार को दिया और दिलीप कुमार ने नवाज शरीफ से कहा कि मियां बहुत गलत कर दिया आपने, बड़ी मुश्किल से शांति वार्ता की बात हो रही थी, बड़ी मुश्किल से भाईचारे की बात हो रही थी, लेकिन आपने भारत के पीठ में खंजर घोंप दिया और पाकिस्तान हमेशा यही करता है। आपको नहीं पता कि जब भी आप ये करते हो, देश के अंदर, भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों के ऊपर क्या बीतती है। लेकिन जो कर दिया वो कर दिया, अब आप भोगोगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की सेना को आदेश दिया कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। 3 मई से यह लड़ाई शुरू हुई। शुरुआती दिनों में, कुछ दिनों में भारत की सेना भी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक पहाड़ पर मौजूद थे और भारत की सेना नीचे। 6 समय तक समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से भारत की सेना ने जो किया
वो पूरे देश ने देखा। और इस लड़ाई के गवाह कोई और नहीं बल्कि के सिन्हा साहब थे, जो कि रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। उस वक्त उन्होंने लोहा लिया और 3 मई तक इस लड़ाई तक गवाह रहे, और 3 महीने तक गवाह रहने के बाद वो आगे 1-1.5 साल तक वहां पर भारत की रक्षा के लिए मुस्तैद रहे। के सिन्हा साहब, विजय दिवस 26 जुलाई देश के लिए महत्वपूर्ण है, आप उसके गवाह रहे हैं। आपको हमने इसलिए बुलाया है कि आज आपके जरिए, आपकी बातों के जरिए हम सुनना चाहते हैं कि वो दिन क्या था, क्या हुआ और कैसा रहा। जय हिंद। जय हिंद। देखिए मनु साहब, जो आपने जिस तरह से कारगिल की चीज़ों को रखा है और आज आपके व्यूअर्स और पूरी देश की जनता है, तो मैं सबसे पहले उन शहीदों को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी बलिदानी दी इस ऑपरेशंस के दौरान, जो कि एक बेंचमार्क ऑपरेशंस था, खास करके 20वीं सदी के जाते जाते और 21वीं सदी में हम जब अपने कदम रख रहे थे, तो उसका एक वाटरशेड टाइम है ये। उस समय मैं उन सबको नमन करूँगा और जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। और उस दौरान तकरीबन भारत की आबादी जो थी वो 1.3 बिलियन लोगों की थी, जो आज 1.4 बिलियन है। तो 1.3 बिलियन की जो मैंने वहाँ पर देखी, इस तकरीबन 60 दिनों की जो लड़ाई थी, और बहुत इंटेंस लड़ाई, मेरे जीवन फौज के अंदर में तकरीबन 40 साल का रहा है। और इसमें मैं एक फाइटिंग आर्म्स का हूँ और तकरीबन 40 साल मैंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो इंसर्जेंसी हो भारत की धरती में या भारत की धरती के बाद अंडर यूएन, मैंने वहाँ पर भी। मगर ऐसी भीषण, ऐसी घमासान युद्ध, ऐसी जंग न दुनिया देखी है न देखेगी। उसकी कितनी भी गाथाएं आप गाइए वो कम पड़ेगा। ये मॉडर्न वॉरफेयर, जब आप 20वीं सदी जा रही है और 21वीं सदी में आप कदम रखते हैं, तो उसका एक ऐसा उदाहरण है। और भारत में ये कम इसकी लोग जानकारी रखते हैं, क्योंकि हमारे चीज़ें दूसरी तरफ चलती हैं। मगर विश्व के जो मिलिट्री डोमेन के अंदर में इसको बहुत बारीकी से पढ़ा जाता है। इट इज़ ए सुप्रीम सेक्रीफाइस। एब्सोल्युटली जो कहते हैं कंडीशंस जो हैं, एब्सोल्युटली चैलेंजिंग एक कंडीशंस होती हैं, एक इम्पॉसिबल कंडीशंस। जो चोटियाँ 18,000, 19,000, जहाँ पर आप एक कदम जब रखते हैं तो आपको 2 बार रुककर सांस लेना पड़े, एब्सोल्युटली उस कंडीशंस में आप लड़ाइयाँ लड़ते हैं खड़ी चढ़ाई के ऊपर में, जब एक दुश्मन बैठा है और बड़ी तादाद में दुश्मन बैठा है। ऐसा नहीं कि 1-2 कोई इन्फिल्ट्रेशन है, और ये इन्फिल्ट्रेशन बहुत लंबा। आपने टाइगर हिल का नाम लिया, यदि आप मस्को देखेंगे, लद्दाख में द्रास, मस्को, ये जो हमारा कारगिल का इलाका है, बटालिक है, चोर बाटला है, फिर हमारा सब सेक्टर हनीफ है और सियाचिन की। तो ये लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई में, और उनके बहुत कहते तो हैं कि एक आकलन कि 5,000 दुश्मन आके बैठा था, जिसमें मिक्स थे, जिसमें पाकिस्तानी सेना के लोग ज़्यादा थे और कुछ आतंकवादी थे, मगर संख्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि सब सेक्टर हनीफ की बात नहीं होती। उसके बाद आपका ये सियाचिन का नीचे का इलाका जो है, साउथ सियाचिन का इलाका, उसमें बड़ी संख्या में उनके फौज की। तो एक और वो उन चोटियों में पहुंच चुके थे जहां पर आप केवल पत्थरों से भी मारें तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई उस पर चढ़ नहीं सकता। हम बात करते हैं, जब सारागढ़ी की बात करते हैं, हम बात करते हैं तो हम शिवाजी की जो ऑपरेशंस हुए हैं उन हिलों की बात करते हैं। हम उनको समझते हैं कि वो एक बहुत कठिन युद्ध होगा, ये इम्पॉसिबल। और दुनिया में मैं लड़ाई के बाद भी मैं दूसरे देश में गया था, देश की आर्मी और हमें भेजी गई थी सरकार के द्वारा। जब हम लोगों ने इसको केवल बताया, जो लोग सामरिक चीज़ों को समझते हैं, तो उन्होंने कहा ये इट इज़ इम्पॉसिबल, हुआ ही नहीं, कर ही नहीं सकता कोई। इतनी किसी के पास हिम्मत, इतनी आप, क्योंकि आप उस कंडीशंस में करते हैं कि आपके पास 0% सक्सेस का चांस है। आप सोचिए, जब आपके पास यदि 0.1% भी चांस होता है तो आप उसको कर सकते हैं।
तो इसको जब आकलन किया जाता है एक्चुअल मिलिट्री डोमेन में, तो आपके पास जो रेट ऑफ सक्सेस की जो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 0% कि आप कर ही नहीं सकते। नहीं, वाकई बहुत टफ था। और इसलिए चूंकि आपने अपनी आंखों से देखा, आपने सामने समझा, आपकी आंखों के जरिए, उस समय की तस्वीरों के जरिए, उस समय के घटनाक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि देश को ये पता चले। जब गोलीबारी शुरू हो चुकी थी, गोलियां चल रही थी, 3 मई को युद्ध शुरू हो चुका था, उस समय सेना हमारी नीचे थी और पाकिस्तान के सैनिक भारत पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन यह हुआ कि वायुसेना को फिर इसमें इन्वॉल्व किया गया। आप उस वक्त कहां थे? आप क्या तैयारी कर रहे थे और आपको यह सूचना कहां मिली और आप फिर कैसे गए, वहां पहुंचे तो आपने क्या देखा? ये कहानी लंबी है मगर मैं इसको शॉर्ट में कहूँगा। जब ये कारगिल का वॉर शुरू हुआ था तो मैं दिल्ली में ही, दिल्ली के अंदर मैं एक बटालियन का कमांड कर रहा था, एज ए कर्नल था मैं। और मैं यहाँ पर 14 सिख बटालियन दिल्ली के महिपालपुर में आपके वहाँ पर मैं कमांड कर रहा था। और दिल्ली में जो इन्फेंट्री बटालियन, क्योंकि ये इन्फेंट्री बटालियन है, उसका जो रोल होता है, और हम वेस्टर्न कमांड के तहत थे, वेस्टर्न कमांड का हिस्सा होकर के, जो कि प्लेन की लड़ाई, टैंकों की लड़ाई के साथ लड़ते हैं। मगर दिल्ली में हमारी जो ये होती है, एक ड्यूटीज़ दिल्ली का अलग है। जब हमारे आपके काफ़ी छोटे छोटे बटालियन के टुकड़ियाँ देश के दिल्ली के अंदर में, वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी डालते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर, जो आप राष्ट्रपति भवन है, प्रधान, जो इन इलाकों में रहते हैं। तो ये हमें मैसेज मिला, मुझे मिला, आदेश आया कि हमारी बटालियन एयरलिफ्ट होगी। एयरलिफ्ट मतलब पूरी बटालियन को एयरलिफ्ट किया जाएगा। और तो हमने, शाम को समय आया, ये 3 तारीख की बात है, कि जब ये पता लगा कि दुश्मन वहाँ है। और उसका एक बड़ा कारण था, जो वहाँ के जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, 3 डिवीज़न जो वहाँ पर थी, मैं उसका बीएम रहा था। तो वो बटालियन, उन्होंने एक कहा था कि हमें ये बटालियन, ये ऑफिसर चाहिए, ये हमें यूनिट चाहिए। तो हमें हुक्म आया और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग 3 तारीख को, तो पहला सबसे बड़ा चैलेंज होता है पूरी बटालियन को इकट्ठा करना लड़ाई के लिए। आप पीस में हैं, पीस कंडीशंस में हैं, और उससे सीधा वॉर में जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसा नहीं होता, वॉर की प्रिपरेशंस यदि होती है तो बहुत होती है। और स्पेशली जब आप जंग लड़ना चाहते हैं, सुपर हाई एल्टीट्यूड है, बहुत ऊंचे इलाके में जहां ऑक्सीजन की कमी है, विपरीत सब चीज़ हैं, और आपको पता है कि ये चीज़ें हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को। और फिर हमारी बटालियन नेक्स्ट डे पूरी एयरलिफ्ट होती है, IL-76 से, दिल्ली से। पूरे कारगिल वॉर में करीब कितने सैनिक थे? हमारे एक बटालियन में तकरीबन 1200 सैनिक होते हैं। अच्छा। तो और तकरीबन जो इफेक्टिव होते हैं आपके 900, कुछ छुट्टियाँ तो में सारे 900 वहां पहुंच गए। हमारी यहाँ जो 4 बेसिकली जो फाइटिंग कंपनीज होती हैं, कंपनी कहते हैं, बटालियन का 4 कंपनियाँ होती हैं, और वो 4 कंपनियों को ही हमें एयरलिफ्ट। और सोचिए, ये एक बहुत बड़ा एयरलिफ्ट होता है। ऐसा नहीं कि एक एयरक्राफ्ट में आप पहुँच जाएंगे। IL-76 गजराज कहते हैं जो हमारी, और उसमें तकरीबन 300 लोग एक साथ में लिफ्ट होते हैं। कंप्लीट वेपन सिस्टम, पूरे रशद, पूरी चीज़ें आप लेके जाएंगे। फिर आप वहाँ पहुँच गए? हाँ, हम पहुँचे। हम 5 तारीख को वहाँ पहुँचे। हमारी पूरी बटालियन इकट्ठी हुई, और मेरे को उन्होंने सीधा कारगिल में हेलीकॉप्टर से बुलाया। जिस दिन मैं कारगिल में, 5 तारीख की बात है, जब हम हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और पायलट आया, तो मैंने उनसे पूछा कि अभी बटालियन आई है, हमें एक्लेमेटाइजेशन करना है। एक्लेमेटाइजेशन का मतलब है, जब आप हाई एल्टीट्यूड में लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो तकरीबन आपको 15 दिन के लिए एक्लेमेटाइज होना है। कि हम तो हर एक स्टेज में एक्लेमेटाइजेशन होती है। यदि आप 900 में, 9000 में लड़ रहे हैं, 12000 में लड़ रहे हैं, 13000 में, 18000, तो आपको उस तरह का हर स्टेज में एक्लेमेटाइजेशन करनी पड़ती है। अदरवाइज़ आपके मुंह से खून की धाराएं निकलेंगी। आप एक्लेमेटाइज नहीं हैं तो आप एक कदम नहीं चल सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, उन्होंने इमीडिएटली बुलाया है। तो हम जब हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, क्योंकि वो छोटा Mi-4 होता है, 4 सीटर होता है, तो जैसे हम कारगिल के ऊपर पहुँचे होंगे, लेह से कारगिल की तरफ, तो नीचे एम्यूनेशन डम था कारगिल, वो फट रहा था, जल रहा था। बहुत ज़्यादा उसके अंदर में पाकिस्तान के गोले गिरे थे, और वो
सैबोटाज एक्शन था। हमारा गोला बारूद वहां पड़ा हुआ था, पाकिस्तान बमबारी कर रहे थे, जिसके कारण वो जल रहा था, पूरा जल रहा था। बर्बाद जब हो मैंने पायलट से पूछा कि ये क्या हो रहा है, बोला सर एमिनिशन डंप हिट हो चुका है और हमारा वो बड़ा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट है कारगिल के इलाके का। एनी हाउ आई कट शॉर्ट, मैं जब पहुंचा तो मुझे जनरल जो कमांडिंग थे जनरल बुधवार, मेजर जनरल बुधवार, मैं सीओ था, मैं उनका बीएम रहा हूँ, मैंने ब्रिगेड मेजर, जब वो ब्रिगेड कमांड कर रहे थे तो मैंने उनका मेजर स्टाफ ऑफिसर था, तो हमारी उनसे थी। उन्होंने कहा कि समय बिताने का समय नहीं है, मैं आपको हेलीकॉप्टर में ही दिखाऊंगा, ऊपर में कहाँ। तो मैंने कहा ठीक है आप, और अब उन्होंने कहा कि आप हमें क्या करना है। मैंने उनसे पूछा कि हमारा क्या रोल रहेगा, क्योंकि मेरी बटालियन तो उधर थी लेह में। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि क्या। हमने कहा जो आपको मर्जी है, जहाँ पर आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं वहाँ हमारी बटालियन इन्वॉल्व होगी, मगर केवल आपसे उम्मीद है कि हमें 3 दिन का समय ज़रूर देंगे, क्योंकि हम इसी बीच में एक्लेमेटाइजेशन कर ले, जो तकरीबन प्रोसेस है 15-16 दिन 25 दिन का, उसको कट करके हम 3 दिन, जिससे कि हम कैजुअल्टी ना लें। उन्होंने कहा कि हो जाएगा, क्योंकि जब आप आएंगे, और उन्होंने मुझे लेके गया तो उन्होंने मुझे मस्को, बहुत दूर है ये मस्को, दरास, कारगिल और बटालिक से होते हुए और सियाचिन के जो साउथ सियाचिन है उस इलाके में दिखाया। इन सारे पीक के अंदर में दुश्मन बैठे थे, क्योंकि सारे जगह, इन जगहों में और कुछ जगह दुश्मन चढ़ रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने देखी है हालत, और क्योंकि जनरल ऑफिसर कमांडिंग खुद मेरे साथ आकर के दिखा रहे थे, तो उन्होंने उनकी टाइम बहुत प्रेशियस, क्योंकि लड़ाई की पूरी दारमदार उनके ऊपर होता था, 3 डिव के जीओसी साहब थे। उन्होंने कहा कि आप वापस जाना चाहेंगे। उन्होंने मुझे सजेशन किया, हेलीकॉप्टर्स में 4 होती है, 2 पायलट्स होते हैं, एक मैं बैठा हूँ, यहाँ जनरल ऑफिसर कमांडिंग बैठे हैं, और हमारी बात एयरफोन से होती है। मैंने कहा कि सर मुझे आप कहीं इस जगह पे यदि आप ड्रॉप कर देंगे, सोचिए मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली से वहाँ पहुँचा हूँ, और कारगिल की, क्योंकि जो आप पैदल या आप गाड़ियों में आएंगे तो वहाँ 4-4 दिन, ले से वहाँ 4 दिन लगता है। मैं कहा कि मेरे जो सेकंड इन कमांड है वो बटालियन का यदि आप मुहैया करा देंगे हमें कम्युनिकेशन का, तो मैं कर लूँगा। उन्होंने कहा कि आप कहाँ उतरना चाहेंगे। मैं कहा कि आप जिस सेक्टर में मुझे करना चाहते हैं, और वो एक चोर बाटला सेक्टर है बटालिक के ऊपर, दुश्मन उन जगहों में चढ़ रहा था, और वहाँ एक कंपनी थी लद्दाख स्काउट्स की पहले से लगी हुई, सोनम वांगचुक जिसको महावीर चक्र मिला जी, और परवीन बरक मेरे बटालियन के थे, वीर चक्र मिला। वो उधर उनकी कंपनी थी, एक कंपनी, और पूरे इलाके में तकरीबन आप सोच लिए 200 किलोमीटर का जो फ्रंटेज है, कुछ भी नहीं, एक फ्रंटेज। मैंने कहा कि इस इलाके में आप हमें उतार देंगे तो शायद, और मुझे एक प्लेस है हिंडनब्रोग में, क्योंकि हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा हम हॉवर करेंगे। हॉवर का मतलब है कुछ दूर पे आप उतर जाइए और यू आर एट ओन। तो मैंने उनको ये कहा कि सर एक मैप दे, तो उनकी मैप थी, उन्होंने एक मैप मुझे दिया। एक ये हमारी दास्तान है, उसकी कहानी अब अलग है, कैसे चीज़ें हुई। फिर हमारी बटालियन आई, और फिर हम तो उस इलाके में थे, ये बटालिक सेक्टर जो मंटो ढालो का जो मेन उनकी रसद की लाइन है, उसके बगल में चोर बाटला सेक्टर में हिंडनब्रोग में उतार दिया। हमारी पलटन आई, उसकी कहानी अलग है, और हमने पाकिस्तान के अंदर जा कर के हमने लड़ाई लड़ी है। आप पाकिस्तान के अंदर गए? हाँ, हमारी बटालियन की ज़्यादातर लड़ाई जो है वो 5310, मगर ये याद दिला दूँ, उस समय हुक्म था कि आप जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ LOC के उस तरफ एक कदम नहीं रख सकते। ये हमने इसकी बाद में बातचीत करेंगे क्यों ऐसा आदेश हमें दिया गया है। मतलब वो कुछ भी करेंगे लेकिन हम एक कदम आगे नहीं रहेंगे, ऐसा क्यों? हम सीमा के उस पार जो भी हमारी सीमा है एक कदम नहीं रखेंगे। ये हमारे को ऊपर से ये डायरेक्शन था, मिलिट्री डायरेक्शंस, और इसकी डायरेक्शंस ऊपर से आई थी पाकिस्तान। और ये चीज़ पे बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान उस समय 98 में, इन बच्चों को पता, हमने वी बिकेम न्यूक्लियर पावर 98 में,
और उसमें सबसे बड़ी जो किसी को श्रेय जाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में ये डिसीजन लेकर के सबसे बड़ी चीज़ की, जिसके ऊपर में आने वाले जब भी भारत जब तक बरकरार है, ये एक ऐसी ताकत है जिस ताकत को लेने के लिए आपने देखा होगा इज़राइल के अंदर में, अभी बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप सब उस ताकत को लेने के लिए कितनी जद्दोजहद और उसको रोकने की कितनी जद्दोजहद है। उस समय भारत के पीछे सारे लोग पड़े थे, अमेरिका, कि आप न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकते हैं। वो कहानी लेकिन अलग फिर है। भी भारत ने किया। मैं जी। एक सवाल सेना साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि करीब 527 हमारे जवान शहीद हुए, 1360 से ज़्यादा जवान घायल हुए। स्वर्गीय विक्रम वर्मा, स्वर्गीय सुनील कालिया, स्वर्गीय सतनाम सिंह, स्वर्गीय बूटा सिंह, बहुत सारे नाम हैं अधिकारियों के। लेकिन बहुत से ऐसे जवान हैं जो 527 की संख्या में, जो छोटे पदों पर थे, वो अनसंग हीरो हैं। देश उनसे अनजान है, उनकी चर्चा भी होनी चाहिए, उनकी बात भी होनी चाहिए, उनकी कहानी आपकी जुबानी। बहुत अच्छा मनु जी आपने सवाल किया है। देखिए, केवल चर्चाएं तो उनकी होनी चाहिए जिनकी चर्चा हुई नहीं, जो कि एक्चुअल हकदार हैं ये पूरे के पूरे। वो दो चार उदाहरण आप हाँ, मैं ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि हमने ये लड़ाइयाँ एवरी डे लड़ी है और लड़ी है, तो ऐसे उदाहरण हैं। क्योंकि ये लड़ाई, एक चीज़ पहले एक वर्ड बताना चाहूँगा, ये लड़ाई बड़े हमारे लेवल की भी नहीं, छोटे लेवल की लड़ाई थी ये, क्योंकि ये लड़ाई टैक्टिकल थी, ऑपरेशन लेवल, जिसमें जवान, जेसीओ और यंग ऑफिसर जो योगदान उन्होंने किया वो किसी ने नहीं किया। जो योगदान जवानों ने किया, जो योगदान एनसीओ, जिसमें लांस नायक, हवलदार, नायब सूबेदार मेजर, ये लड़ाई उनकी थी। यंग ऑफिसर्स, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल तक की लड़ाई थी ये। ऊपर की लड़ाई, क्योंकि लड़ाई गुत्थम गुत्थे की थी, लड़ाई वो नहीं थी कि स्टैंड ऑफ की लड़ाई नहीं, नॉन कॉन्टैक्ट वॉर नहीं। हाँ, लोग बताते हैं कि लड़ाई ऐसी थी कि पाकिस्तान के सैनिक और भारत के सैनिक इतने दूर थे कि गाली गलौज भी कर रहे थे आपस में, इतनी पास लड़ाई थी। आप सोचें, ये वहाँ बैठा है, वो यहाँ से 5 मीटर ऊपर या 2 मीटर ऊपर या 3 मीटर ऊपर, हाँ। वो बैठा है। हाँ। आप यहाँ है, खड़ी चढ़ाई है ऐसे, हाँ। आप यहाँ है, वो ऊपर में केवल 5 मीटर का दूरी। आप उसको यदि आवाज लगाएंगे, हाँ। वो आपको गाली निकाल रहा है, आप उसे गाली निकाल रहे हैं, मगर आपने उसको जा करके मार करके उसको कब्जा करना है। ऐसी चढ़ाई, सीधी चढ़ाई। ओहो। और उसके ऊपर में उन जगहों को उन्होंने लिया था। कारगिल में हुआ क्या था, बहुत सारा जो जगह है कारगिल का, जिसको हम समर में पकड़ते थे, कुछ चोटियां तो खाली ही थी जो उसको नहीं लिया जाता था, मगर ये एक समझौता है एक दूसरे से, टैसिट से, कि हम समर में रहेंगे, उसके बाद विंटर वेकेशन करेंगे, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है, बहुत ज़्यादा, उसको हम वैकेट करेंगे, वो भी वैकेट करते हैं। मगर उन्होंने विंटर में वेकेशन जब हमारी हो गई तो आकर के उन जगहों पे बैठ गए जहाँ पर भारत की कुछ चौकियाँ थीं जो कि वैकेट किया जाता है। और ये एक समझौता होता है, आज भी समझौता है कि हम जैसे हम कहते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो डीजीएमओ लेवल पे बातचीत होती है, एक समझौता होता है कि भाई हम दिन भर तो नहीं लड़ते दुश्मन, हमारे यहाँ शांति की बात होती है। तो वो उन जगहों पर छलावा से आकर के बैठ गए, और उसके अलावा जितनी हाइट्स थी, और उन्होंने बहुत प्रिपरेशन किया था। और एक चुनौती थी क्योंकि वहां पर बर्फ गिर रही थी, इसलिए आप दिन में मूवमेंट कर नहीं सकते, रात में ज्यादा मूवमेंट हुआ, रात में सेना का मूवमेंट हुआ, वो भी एक कठिनाई। देखिए, जो ये समय था वो मई में वहाँ बर्फ़ नहीं होती। अच्छा जी। मई, जून, जुलाई यदि आप लेंगे 3 महीने, तो वहाँ पर कंडीशंस उन्होंने चुना ही ऐसा समय था। बर्फ़ जब गिरना बंद हो जाता है, जब ये हो जाता है मार्च अप्रैल के बाद पासें खुलती हैं, तो उन्होंने पास उस समय लिया कि हम जैसे ही ख़त्म होगा और जब इंडियन फोर्सेस आएगी इन जगहों को ऑक्युपाई करने के लिए, तो उनको मिलेगा कि वहाँ आप बैठे हुए।
या उन चोटियों में जो कि कभी नहीं हुई, खास करके ये जो आप मैं नाम बता रहा हूँ, मल्टो ढालो, ये जो जगह है, इन जगहों में जो कि भटालिक का सेक्टर है, जो आपका मस्को का है, दरास, ये उस इलाके में केवल कारगिल के ऊपर में जो टाइगर हिल ये सब सुनते हैं, वो तो पकड़ी जाती थी, वो खाली होती थी, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चोटियाँ खाली रहती हैं। तमाम सारे मेरे साथ कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। कारगिल विजय दिवस की कहानी को आपने सुना है और काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा। सिन्हा साहब से कुछ सवाल आपके जहन में खासकर पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि एक चीज़ तो ये साफ हो चुकी, 3 मई से 26 जुलाई के बीच जो भी घटनाक्रम हुआ, पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया। आप पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते। वो कितनी भी शांति की बात कर सकता है, कह सकता है, बताता है, भरोसा जताता रहा है, लेकिन वो आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा ही घोंपेगा, चाहे वो प्रत्यक्ष तौर पर हो या अप्रत्यक्ष तौर पर। कोई सवाल सिन्हा साहब के को लेकर? जय हिंद सर। जय हिंद। तो जैसे कि आपने बताया कि 0% चांस था, लेकिन फिर भी आपने क्या सब कुछ कैप्चर कर लिया, तो ऐसी कोई कहानी है कि आपको मुश्किल रही हो उस जगह को कैप्चर करने के लिए, एक ऐसा मोर्चा कि आप कैप्चर करने की बहुत मुश्किल रही हो आपको उस चीज़ के लिए? देखिए, आपका सवाल बहुत ये है, जब आप इस तरह की चोटियों पे ऐसे असमझों में, जबकि उसको पता है कि आप आ रहे हैं और उसकी सारी वेपन सिस्टम लगे हुए हैं, तो आपको बार बार आपको अटैक करनी पड़ती है। इसमें शहादत होती है और उस शहादत वेव्स ऑफ अटैक कर जाना, एक वेव के बाद दूसरी वेव, तीसरी वेव, आपको 10-10 वेव डालने पड़े। आपके खुद के ऑफिसर्स, जवान, जेसीएस, वहाँ पर उनकी शहादत हो चुकी है, मगर आप उसको छोड़ते नहीं। वो चीज़ें हुई हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, एक स्टोरी। हमारे मेरे बटालियन के एक जवान, वो अभी तो हवलदार हो करके उसको सेना मेडल मिला और उसने बहुत, मगर वो जवान एक छोटी थी, 5620 मीटर्स, जो मैं तो तकरीबन 18-19 हज़ार फीट की बात कर रहा हूँ, एक चोटी है 562। वो जवान एक सरदार है, वो, हाँ, रघुवीर सिंह नाम, वो अभी आंखों का अंधा है क्योंकि उसको गोलियां लगी थी, अभी है वो, मगर आंखों में गोलियां लगी? जी हाँ, उसको आंखों में। और वो अकेला वो अपने पगड़ी को खोल करके पत्थरों में बांध करके एक एलएमजी को लेकर के और उस चोटी पे पहुंचा 560 पे, और तकरीबन 7 दिन तक अकेला, जितने भी उसके पास उसने अम्युनिशन लेके गया था, उसको चोटी को पकड़ा रहा। और उसके बाद खैर मैं भी उसके पास पहुंचा, मगर 7 दिन तक वो अकेला आदमी बिना खाए पिए हुए, वो होती है एक डिटर्मिनेशन, ये वो होती है। गोलियां चल रही हैं, उसके पास केवल एक एलएमजी और 5 उसके मैगजीन में जो राउंड होते हैं, यही एक थोड़े कुछ होंगे शकरपारी या, मगर 5 दिन तक उस लड़के ने अकेला। तो ये ऐसी कहानियां हैं। उसको भले ही परमवीर चक्र से भी ऊंचे की उसकी दास्तानें हैं, मगर इसमें वॉर में 4 परमवीर चक्र मिले हैं, सबसे ज़्यादा महावीर चक्र मिला है। अब किसको दिया जाए? ये एक बड़ा संकट है। कहानियां हैं। जोरदार एक बार तालियां सभी के लिए होनी चाहिए, भारतीय जवानों के लिए तालियां होनी चाहिए, कारगिल युद्ध में लड़ने वाले हर जवान के लिए, हर अधिकारी के लिए तालियां होनी चाहिए। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कदम था। तमाम ऐसी घटना यहाँ पर हुई। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे। शुरुआती दौर में हमें ऐसा लगा, लेकिन बाद में हम पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ते गए और इसके कई सारे सबूत हम लोगों के बीच में हैं। इस बीच कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा उदाहरण जिसने आपको उद्वेलित कर दिया हो, आपको द्रवित कर दिया हो? देखिए, 2 इंसिडेंट बताऊंगा जी। एक इंसिडेंट है, मैं हिंडनबर्ग में था, तकरीबन 1500-1600 स्क्वायर फीट में हमने अपनी जगह बना ली थी एक हिंडनबर्ग में, और ऊपर में एक 6041 का हमें कैप्चर करना था, 5301, वो हमने कैप्चर किया। वो दुश्मन के अंदर है। अच्छा। आज भी हम उसको भारत की नक्शे पे नहीं दिखाते हैं। क्यों? ये है, वो पाकिस्तान की सीमा में था, पाकिस्तान की सीमा में है और हमारा कब्जा है। भारत ने ये कहा कि आपको अंदर नहीं जाना है, फिर भी भारत के जवान अंदर घुस गए, वहां पर कब्जा कर लिया।
जरूरत थी, जरूरत क्योंकि थी। वो जो ये आपने दिखाना था पाकिस्तान को कि हल्के में मत लेना। नहीं, दिखाने के अलावा यदि आप नहीं कैप्चर करते जी। तो आप बहुत सारे सेक्टर में उसको नहीं आप ऑपरेशन सक्सेसफुल कर सकते थे। जो आप सुनते हैं ना, सकाडू की नाम अभी अभी इसमें सुना है, बहुत आया है नाम। इसमें वो जगह आप जो अभी सी पैक बना रहा है, यदि हम ऑफेंसिव होते, स्ट्रेटजिकल रिस्ट्रेंट नहीं रखते, तो हम उन जगहों में होते और पाकिस्तान कभी भी सी पैक बनाने की स्थिति में नहीं होता, हालत में नहीं होता। तो ये स्ट्रेटजिकल अपॉर्चुनिटी लॉस तो है। आज जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो सीपैक बन रहा है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि चाइना सीपैक के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान उसका सपोर्ट कर रहा है। सिन्हा साहब ये कह रहे हैं कि अगर उस समय भारत अगर छूट दे देता तो आज वहां पर चाइना और पाकिस्तान सीपैक बनाने की स्थिति में नहीं होता, वहां पर भारत के कब्जे में वो चीज होती। कई ऐसी चौकियां हैं, कई ऐसी हिल हैं जो हमने घुसकर वहां पर भारतीय सेना, भारतीय जवानों ने अपना अधिकार जमाया, लेकिन दुर्भाग्य से है कि आज हम उन्हें उस तरीके से नहीं मान पा रहे। हाँ, क्या हमने एक जो भी कारण हो, स्ट्रेटजिक कारण मैं नहीं उस समय समझ पाया जी। और अभी भी नहीं समझता हूं क्यों हम सेल्फ मोनिटोरियम ले लेते हैं जी। कि पाकिस्तान तो हमारी सीमा में घुस जाएगा उस समय के, हाँ। मगर हम उधर नहीं जाएंगे। आप लड़ाई अपने सीमाओं से लड़ेंगे, हमारे एयरक्राफ्ट उनके हमारे क्रॉस नहीं करेंगे। हमने एयरक्राफ्ट भी एयरफोर्स के कुछ, क्योंकि हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप फ्लाई करके उधर नहीं जाएंगे, उनके आप पीछे से आ सकते हैं। मगर हमने सारी जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं फ्रंटल हैं, और माउंटेन वॉरफेयर में फ्रंटल की लड़ाई नहीं लड़ने का ज़्यादा हम सीखते हैं। हम जब भी करते हैं अटैक फ्रॉम इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, अटैक फ्रॉम पीछे से करते हैं। जब आप अपने को सेल्फ रिस्ट्रेंट करते हैं, क्योंकि वो तो आपके इस पे बैठा है, तो आप उसके पीछे नहीं जाएंगे, हम पीछे से लड़ाई उसको। तो ये जो चीज़ें हैं उसका कारण कुछ भी हो सकता है विश्व का प्रेशर हो सकता है हमने खुद सेल्फ क्योंकि उसके पास भी एटम बम आ गया था, हमारे पास भी आ गया, मगर वो हिम्मत करता है आपके इलाके वो में, आपके घर में घुस मगर गया, आप हिम्मत नहीं करते। तो ये चीजें हैं बड़े लेवल के बातचीत करने के लिए, और इसकी बातचीत नहीं होती। एक तरफ तीन महीने का युद्ध और 3 महीने में इतने जवानों का लॉस होना, बहुत सारा भारत सरकार का, सेना का संसाधन का, दूसरी तरफ 25 घंटे, और 25 घंटे में पूरे पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक संकेत दे देना, इसकी व्याख्या? देखिए, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है किसके पास इनिशिएटिव है और आपका करने का क्या है। कारगिल वॉर में उन्होंने ऑपरेशन बदर चलाया था। जब आपकी बस डिप्लोमेसी जो आपने बताया, जी। जब हम कर रहे थे, हम गए थे उनसे समझौता करने के लिए, चलिए हम गले मिलते हैं, वाजपेयी साहब का ये था, बहुत सही था। मुशर्रफ साहब वहाँ से नहीं थे, वो ऑपरेशन बदर के लिए वहाँ पर माइंस लगाया था उन्होंने अपने 3 महीने के रसद रखी थी, अम्युनिशंस लेके आ गए थे और पूरे आर्टिलरी को डिप्लॉय किया था। और आप कहाँ, हम तो पीस स्टेशन में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे, लोग वहाँ पर बैठे हुए, लेह लद्दाख श्रीनगर में, वहाँ से जा करके आप लड़ाइयाँ लड़ते हैं और उन चोटियों को पकड़ना है। यहाँ तो ऐसा कारगिल वॉर बहुत डिफिकल्ट, ऐसी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, न लड़ पाएंगे। यदि आने वाले समय में जो कि हमारे, क्योंकि जवान हमारे बेसिकली जो हमारी है वो किसानों के बेटे हैं, वो गांव से रहते हैं, और उन्होंने तमाम विषम परिस्थितियों को देखा है। उनकी लीडरशिप जो है वो इतनी, हमारी लीडरशिप का जो हम निकलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी से, IMA से, जो हमारे यहाँ लीडरशिप आई है और हमारी इतनी ज़्यादा सख्त नींव रखी गई है, क्योंकि हम तो इसी मिट्टी के हैं ना, हम आप में कोई, इनमें भी कोई अंतर नहीं, ये भी सब है सुनील कालिया, ये बन सकते हैं, मौका मिलने की बात है, क्योंकि जज्बात तो वही कारगिल वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा, क्योंकि राखी का पर्व आता है, जब आती है तो आपको ट्रक भर करके राखियाँ आई थी उस समय, घर से बने हुए सामान, खाने,
तो ये जीत केवल उतने नहीं कि जिन्होंने लड़ाई लड़ी, ये रिस्ट्रिक्टेड वॉर था, लिमिटेड वॉर था, ये लिमिटेड वॉर था, मतलब लड़ा था पूरे पूरे देश ने ये लड़ा। लड़ा था, पूरे देश का जज्बा, पूरे देश का जज्बा साथ में था। और जिस बात का जिक्र अब सिन्हा साहब कर रहे हैं कि पूरे देश से ट्रक भरकर राखियां आई थी, चिट्ठियां आई थी, खाने का सामान आया था, पूरा देश एकजुट हो गया था। यकीन मानिए, जो उस समय के लोगों ने कहानियों को सुना है, डॉक्यूमेंट्री को सुना है, लाइव सुना है, वो फील कर सकते हैं। और उसकी जो कहानियां हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। तमाम सारे मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं। एक ऐसा युद्ध जिसमें 527 हमारे जवान शहीद हो गए, 1360 से ज़्यादा हमारे जवान, सेना के लोग घायल हुए, ताबूत की कमी पड़ गई थी। जो हमारे सेना के जवानों का जो शव आ रहे थे, वो ताबूत की कमी पड़ गई थी। बाद में तमाम तरह की नकारात्मक चीज़ें भी आई थी। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र कर दिया जाता है कि पहले भी हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया, चाहते तो मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, पाकिस्तान के अंदर घुसकर कई किलोमीटर तक कब्जा कर सकते थे। ऑपरेशन सिंदूर में भी यही बात आई कि कुछ दिन और चल जाता तो अंदर घुसकर जवाब दे दिया जाता, और जिसका हक बार बार पाकिस्तान जताता है उसको अपने पास ले लिया जाता। आप क्या कहेंगे? जय हिंद सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, जब हमारा युद्ध हुआ था 1919 वॉर, अगर हम डिफेंसिव ना हो के ऑफेंसिव तरीके से लड़ते तो आपका क्या व्यू है कि हम पाकिस्तान को किस हद तक तोड़ सकते थे? जो बार बार ये हरकतें करता है कि आता है, भरोसा तोड़ता है, फिर चला जाता है, तो किस हद तक हम उसे तोड़ सकते थे अगर हम डिफेंसिव ना होकर ऑफेंसिव होते थे? हम कहाँ होते? देखिए, ये तो गलत बात है कि लड़ाई में जब आप अटैक डालते हैं तो वो डिफेंसिव अटैक नहीं होती है, वो ऑफेंसिव ही होती है। और बहुत उसको काउंटर ऑफेंसिव कहते हैं। काउंटर उसने किया, हम काउंटर ऑफेंसिव, वो ऑफेंसिव ही है, वो ऐसा ऑफेंसिव नहीं होता। हाँ, उसको करने का तरीका ये हो सकता है कि आप उसको कहते हैं अटैक बाय इन्फिल्ट्रेशन। आप अटैक करिए, पहले इन्फिल्ट्रेट कीजिए, अंदर चले जाइए और पीछे से आकर के उसको अटैक कीजिए, उसके रसद को काट दीजिए, उसके सब लाइन को काट दीजिए, उनके रीइंफोर्समेंट को काट दीजिए। ये छोटे तौर पे तो हुई, पर बड़े तौर पे क्योंकि आप नहीं जा सकते उस पार, या आपने सेल्फ रिस्ट्रिक्शन रखा है, तो इन चीज़ों को, मगर वो ऑफेंसिव, इस ऑफेंसिव जो कारगिल में ऑफेंसिव दिखाया लोगों ने, सारा ऑफेंसिव ऑपरेशन है। ये मत समझे कि ये डिफेंस है। डिफेंस का मतलब है आप किसी ज़मीन को पकड़ लीजिए और उस पर बैठ जाइए। पाकिस्तान ने डिफेंस ले लिया, आकर के आपके चोटियों को पकड़ करके रसद अपने हथियार को लगा लिया, उसको कहते हैं डिफेंसिव। मगर जब आप अटैक डालते हैं उसको भले आप काउंटर अटैक कह दीजिए। क्या मानते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसे लेकर क्या मानते हैं? सर, मेरा मानना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो जो मतलब वहाँ के जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनको ख़त्म करने के लिए जो रणनीति बनाई गई थी सरकार ने, हमने जल्दी खत्म कर दिया तो ठीक किया? नहीं सर, थोड़ा सा टाइम और लेना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से बार बार हिंदुस्तान के ऊपर ऐसा करता है, भारत एक बार ठीक से ठोक देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वो निकलता है और वो फिर कोई घटना कर देता है, पहले मुशर्रफ, अब मुल्ला मुनीर, कोई उम्मीद है? पाकिस्तान ये बार बार जो कर रहा है कि बार बार ये फिर से वो कर लेता है। भारत लगा है, जैसे सर ने कहा कि उड़ाना है तो एक बार हमारे पास बॉम्ब है, उड़ा सकते हैं। हाँ। लेकिन हम इस चीज़ का वो कर रहे हैं कि ठीक है, जैसा जिस हिसाब से वो जवाब दे रहा है हम भी उस हिसाब से जवाब दें, क्योंकि बॉम्ब हमारे पास भी है, एक बार में जाए तो हम उसको उड़ा दें। तो जैसा सर ने बोला, जैसे कारगिल वॉर का सर ने बताया कि हमने उन्हें सटीक जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने वेट करा, जंग पूरी बनाई और एक बार में जाके उनके उड़ा दिए। तो मुझे यही लगता है कि ये पाकिस्तान जो बार बार कर रहा है, छोटे मोटे वो ले रहा है, तो हमें तुरंत नहीं करना चाहिए। जैसे सर ने बोला कि एक बार बॉम्ब आए तो उड़ा दो, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। मुझे लगता है कि पूर्व दुनिया की रियलिटी नहीं बिहारी है। वाजपेयी ने भी ये कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, वो तो वहीं पर रहेगा। पड़ोसी, और वो पड़ोसी जिसको आपने खुद बनाया 1947 के पहले, ये पड़ोसी आपका था नहीं ना, ये तो आपने ही बताया। जो भी कारण हो, जो भी परिस्थिति हो, टू नेशन थ्योरी की आई ना। अब जो युद्ध होने जा रहे हैं वो नए समय के युद्ध होने जा रहे हैं। एक सवाल मैं सिन्हा साहब पूछूंगा, क्योंकि आज विजय दिवस कारगिल के मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तमाम सारी स्मृतियों को याद भी कर रहे हैं। जिस तरीके से वैश्विक परिवेश को देखा जाए,
रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ईरान इराक की स्थिति को देखिए आप, क्या हो रहा है लगातार। बांग्लादेश की स्थिति को देखिए, पाकिस्तान की स्थिति को देखिए, चाइना की स्थिति को देखिए, कंबोडिया और जो थाईलैंड है वो एक मंदिर और सीमा विवाद पर उलझ गए, वहाँ पर गोलियां चलने लगे, F-16 गरजने लगे। एक अजीब सा सिनेरियो हो गया है पूरे विश्व में। इस सिनेरियो में कौन सा देश किसके ऊपर हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर भारत आज मजबूत है, सक्षम है और उसने विश्व को कई तरह के संकेत भी दिए हैं। लेकिन सीमावर्ती राज्यों को देखा जाए तो वो भारत के लिए चिंता की विषय है, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, कई ऐसे देश हो। ऐसी स्थिति में भारत को कैसे देखा जाए, भारत की सुरक्षा को कैसे देखा जाए। और पाकिस्तान तो पहले था ही, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं उन परिस्थितियों को कैसे समझा जाए। देखिए, वर्ल्ड इज चेंजिंग। 21वीं सदी का जो फर्स्ट क्वार्टर है 2025, यदि हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर, 4 क्वार्टर में यदि आप बांटते हैं एक सदी को, हर एक क्वार्टर में 19वीं सदी में भी फर्स्ट क्वार्टर डिस्टर्ब रहा है। 20वीं सदी का आप देखिए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, और ये जो इस सदी का 21वीं सदी का, तो वर्ल्ड इज़ एट वॉर। पूरा वर्ल्ड वॉर नहीं है, वर्ल्ड इज़ एट वॉर। और भारत की कोई सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी लड़ाई इतनी जल्दी हो जाएगी कि उन्होंने एक हमला किया पहलगाम के अंदर में। और पहलवान का सोचिए, पहलगाम में तो बहुत डीप इनसाइड हमला हुआ ना, उसका इतना बड़ा रिट्रीब्यूशन करेगा, और एब्सोल्युटली सही था, पाकिस्तान को यकीन भी नहीं था। उसी तरह सभी देशों के अंदर में वर्ल्ड का जो एक होता है वर्ल्ड ऑर्डर, वो चेंज। पहले अमेरिका सोचता था कि मैं सबका ये माई बाप हूँ, जो सोचते थे कि चाइना सोचता है कि मैं इसको निकल जाऊंगा। तो वर्ल्ड इज चेंजिंग, तो मल्टीपोलैरिटी हो रही है। मल्टीपोलैरिटी में सब अपने को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और ये देखिए, जब हम सब लोग, मान लीजिए सब हम एक यहाँ बैठे हैं इतने कमरे में, आप हम ये सब बराबर हों। यदि मैं दादा हूँ और आपको मैं थप्पड़ मार दूं और वो उनको हम डरा दें, तो ये था वर्ल्ड। एक जो 20वीं सदी का वर्ल्ड है यही रहा, इसको डरा दो, उसको मार दो जी, इसको। अब करने की हिम्मत नहीं है। देखिए हमारा ये हुआ, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब उधर क्या कह रहे हैं, हमने करवा दिया, हमने रुकवा दिया, हम रुक गए। अभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि अब ना रूस मान रहा है, ना यूक्रेन मान रहा है, युद्ध चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में भारत को लेकर, भारत की सीमाएं और भारत के पड़ोसियों को लेकर आपका अनुभव। देखिए, भारत का जो हमारा इमीडिएट नेबरहुड है, अब आप अभी आज ऐसे समय में आपने सवाल किया है, मालदीव, आप देखिए आज वहाँ पर हैं हमारे प्रधानमंत्री, वहाँ पर मौजूद साहब 2023 में आए थे, अक्टूबर में ये हुई थी, इनकी इलेक्शन हुई थी। ये मोहम्मद मौजू हैं, उन्होंने कहा इंडिया आउट, इंडिया आउट। इंडिया अंग्रेजी बोल रहे थे नहीं, अंग्रेजी नहीं, इंडिया आउट का पॉलिसी लेके आए कि मालदीव के अंदर में इंडिया नहीं होगा। और इंडिया आउट की पॉलिसी में वो थम्बिंग मेजॉरिटी से जीत गए उसी बीच में। और सबसे पहले उदाहरण दे रहा हूँ इसलिए आपको पता चल जाएगा क्या। और उसके बाद उन्होंने, उनका होता था मालदीव हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के नीचे का बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पार्टनर है, बहुत सारी चीज़ें हम उनके साथ करते हैं। मगर उन्होंने, और वो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट बनता है भारत आता है। ये रीति बहुत पुरानी है, जब से मालदीव वहाँ बना है और भारत है, तो इतने सालों से वो पहले कॉल करता था अपना। मगर वो गए कहाँ, टर्की, वहाँ से भागे चाइना गए। और फिर क्या हुआ, हमारे देश के 1.4 बिलियन लोग हैं, हमारे मोदी जी गए थे लक्षद्वीप, वहाँ पर वो वहाँ घूम रहे थे बीच के ऊपर में, और उन्होंने कुछ अपना सोशल मीडिया में डाला। और जो मालदीव के वहाँ के लोग और वहाँ के जो मंत्री हैं और वहाँ के ऑफिशियल्स ने इतनी डेरोगेटरी रिमार्क दी मोदी के ऊपर, मगर हम शांत रहे। यही भारत है, भारत को आप समझिएगा, शांत। और वो फंस गया है अभी कितना, $8 बिलियन के डेट ट्रैप में। वो भागा भागा भारत आया, और भारत के लोगों ने 8,000 लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी टूरिज्म का वहाँ पर मालदीव के अंदर में। जो हमारा ऐप है, जो बुकिंग ऐप है, उन्होंने बुकिंग करना बंद कर दिया। और मौइजी साहब ने अभी आकर के, जब आए यहाँ पर भाग कर आए नवंबर में, 1 साल बाद, 1 साल के अंदर में, अक्टूबर में,
और उन्होंने आकर के पैर पड़ा प्रधानमंत्री के कि बचा लीजिए हमें। श्रीलंका ने भी यही किया था और डेट ट्रैप से, और आज उन्होंने कहा इंडिया वेलकम, इंडिया आउट से इंडिया वेलकम। वो गए थे आगरा, वो गए थे वहाँ पर, और भारत की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इतनी हो गई है, और आज वो कह रहे हैं, और मोदी जी वहाँ से अभी आ रहे हैं, वहाँ पर चीफ गेस्ट हैं उनके इंडिपेंडेंस डे में। आपका ये कहने का मतलब है कि जो तमाम देश भले ही भारत के खिलाफ वहां से संकेत आते हों, चाहे वो मालदीव है चाहे बांग्लादेश है, वो भारत को नकार नहीं सकते। नकारना नहीं है, भारत के साथ चलना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर हम दादागिरी नहीं कर रहे हैं, भारत दादागिरी नहीं करता। चाहे नेपाल भी लगा कि चला जाएगा, भूटान लगा चला जाएगा, म्यांमार में परिस्थितियाँ दूसरी हो गई, बांग्लादेश अभी शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में है परिस्थितियाँ। पाकिस्तान आप कह रहा है, आपको नहीं पता होगा, पाकिस्तान कह रहा है कि भाई ये दोस्ती करना चाहते हैं, ये आपके आसिम मुनीर भेज रहे हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो कह रहा था कि जब पानी रोका गया कि बोलता है खून बहेगा, इनमें पानी नहीं बहेगी, मगर अब वो कहता है कि हम तो हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर को भी देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो आप पाकिस्तान की बातों पर यकीन करते हैं? पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेनाध्यक्ष की बातों पर यकीन करते हैं? तब जबकि पहलगाम हुआ, तब जबकि कारगिल हुआ। डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती, देश ऐसे नहीं चलता। यकीन करना ना करना, जब आप उसको, आप पड़ोसी हैं, यदि आप डिपेंड करेगा कि आपका नियत दिखेगा, मार खाएंगे। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, यदि आप सही बन के रहेंगे सही, आप भी बढ़िया आगे। भारत की नीति रही है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, मगर ये कहना कि हम पाकिस्तान, वो सारा डिपेंड करता है। देखिए, आप अपने नेबर को, आप घर सोचिए ना, आपके बगल का नेबर है, क्या आप उससे हरदम छुड़ा डंडे से बिल्कुल सही बात है, नहीं लड़ सकते। ये एक अंतिम नेबर- सवाल मैं आपसे पूछना हाँ। चाहता हूं सिन्हा साहब। जी। बहुत सारे लोग मिलते होंगे, बैठते होंगे, जिन्होंने कारगिल की पहाड़ियों पर युद्ध लड़ा, गेट टुगेदर होता होगा, आपस में चर्चाएं करते होंगे, किस तरह की बातें होती हैं? देखिए, बातें तो होती है। जैसे आज मॉर्निंग में मेरे जवानों की जो फ़ोन कॉल आती है ना, एक जवान है, वो अब सूबेदार मेजर बना हुआ है, और वो मुजफ्फरपुर बिहार में वहाँ के एनसीसी में है। बोला, सर आज मुझे बुलाया गया है, मैं गेस्ट, मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, आपको सलाम करना चाहता हूँ जब जाता हूँ। और हमारे यहाँ तो जब हमारा तो वो है, हमारे ऑफिसर्स, जेसीओ, जवान, जब हम यूनिटों में जाते हैं, अभी मैं यूनिट गया था अपने, हमारी रेजिंग डे होती है, और यही है हमारी रेजिमेंटेशन। वो आपको कंधों पर, अपने आँखों पर, और वो जो एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप नहीं है। बातें तो जो आपको मैं एक याद दिलाऊं, मैं बात बताता हूँ। मैं कारगिल में जा रहा था, रात के 2 बजे थे, और आप एक इसमें किसी पोस्ट के ऊपर में, क्योंकि रात में मूवमेंट होती है, और एक काफ़ी दूर में हमें थोड़ी सी लाइट दिखाई दी, और तो मेरे साथ जो मेरे स्कॉट्स थे, मैंने पूछा वो क्या है, तो बोला कि सर, ऑल ऑफ ए सडन वहाँ से वो एक लड़का भागा और निकल के आया, हाथ में 2 बजे रात में उबलती हुई चाय का एक मग में वो लेकर के आपको देता है। 2 बजे रात, किसी ने नहीं बोला है, क्योंकि वो भी पोस्ट से आया होगा, चाय बनाया होगा, आपको देता है। बोलता है, मैं बोला कि होया, मैं सिख रेजिमेंट का हूँ, कि काका की कर रहे हो तुसी? वो साहब तुसी तो मैंने पता लगे तुसी जा रहे थे रात 2 बजे तो चाय लेके। आप बोली ये कौन कर सकता है? ये होती है सेना के फौजों के ऑफिसर, जेसीओ, जवानों की एक रिलेशन, और यकीन ये मानिए, आत्मीयता होती है। बिल्कुल यही आत्मीयता होती है। और यकीन मानिए, कारगिल युद्ध अगर विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है, तो वो सेना के जवान, जो तमाम लोग हैं, छोटे जवान और जिसका जिक्र कर रहे थे, उसके बाद अधिकारी, सब ने मिलके देश में एक उपस्थिति दी, और आज विजय दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। बहुत सारे जवान हमारे शहीद हुए, बहुत सारे अधिकारी हमारे शहीद हुए, लेकिन भारत ने एक मुकाम हासिल किया और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा, और पाकिस्तान को बताया कि तुम जब भी हरकत करोगे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो हम कारगिल के तौर पर दें या फिर ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर थे। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि जवानों की शहादत पर हम चर्चा करना चाहते थे, उन तमाम स्मृतियों को याद करना चाहते थे, इसलिए अपनी आंखों से के सिन्हा साहब ने जो देखा उसको हम बयां करना चाहते। एक बार सभी लोगों को नमन, श्रद्धांजलि सभी लोगों को जिन जवानों ने ये युद्ध लड़ा, और जोरदार तालियां भारतीय सेना के जवानों के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब, आपका बहुत।